कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैट्रिक की तैयारी करते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 8 क्लास में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 9 क्लास में होंगे। किसी भी चीज़ के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक चीज़ क्या? एक चीज़ मेहनत होती है, दूसरी चीज़ लगन होती है। आपके पास अगर मेहनत है और लगन है तो आप कामयाबी की ज़ीने को चढ़ सकते हैं, आप कामयाबी की सीढ़ियाँ पार करके छत पर आप जा सकते हैं। समझ में आ रहा ना? हाँ, डॉक्टर इकबाल का शेर है और इसी शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तस्कीन ना हो जिस राज से वो राज बदल डालो, तस्कीन ना हो जिस राज से वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो ख़तरा आगाज़ बदल डालो। इस शेर का मतलब ये है कि आप अगर किसी जानिब जा रहे हैं, मान लो यहाँ से आपको जाना है गया और आपने एक रास्ते का चूज़ किया, एक रास्ते का इंतखाब किया हैं, लेकिन उस रास्ते में अंजाम का ख़तरा है कि हम गया तक नहीं जा सकते हैं, डाकू मिलेंगे, चोर लुटेरे मिलेंगे। तो क्या है, उस रास्ते से हट जाइए, फिर दूसरा रास्ता इंतखाब कर लीजिए, दूसरा रास्ता का चयन कीजिए, फिर उस दूसरे रास्ते से जाइए। अब जिस रास्ते से आप जा रहे थे और जिसमें ख़तरा का मामला था वो रास्ता था शॉर्टकट, यानी कि आप 24 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन आप दूसरा रास्ता जो इख्तियार किए हैं उस पर 5-6 दिन लग सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गया जाना ही छोड़ देंगे, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे रास्ते का इंतखाब करें और आप दूसरे रास्ते से गया जाएं। मतलब ये शेर हमें ये कहना चाहता है, डॉक्टर इकबाल ये कहना चाहते हैं कि आपने जो मंजिल पाई है, आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उसमें हिम्मत, हौसला, बुलंद हौसला और अज़्म मुस्तहकम और अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत से उस मंजिल को पा लीजिए। यही कामयाबी की असल कड़ी है। अच्छा जी, आज के ज़माने में जब देखा जाए तो ख़ास करके तलबा, जो पढ़ने वाले तलबा हैं, उनके पास ये मोबाइल जैसी जो आफत है उनके सारे वक्त को मार देती है। जब एक तालिब इल्म, जब एक स्टूडेंट होता है तो उसे सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर करनी चाहिए। सारा फोकस किस चीज़ पर करनी चाहिए? अपनी पढ़ाई पे करनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि एक तालिब इल्म जब पढ़ता रहता है और हाथ में मोबाइल आ जाता है तो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसका जो माइंड रहता है पढ़ाई की तरफ, उससे खिसक कर दूसरी तरफ चला जाता है, जो कि एक टाइम का भी बर्बादी हो जाता है और दूसरा वो सही से पढ़ नहीं पाता है। तीसरी बात यह है कि जब वो पढ़ नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाएगा। अगर वो मैथ पढ़ना चाहता है, मैथ का सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा, मैथ में कमज़ोर हो गया, इंग्लिश में कमज़ोर हो गया, हिंदी में कमज़ोर हो गया। अब जब इम्तहान सर पर आ जाता है तो उसकी बौखलाहट ये होती है, कभी वो किताब को उठा कर देखता है तो कभी उस किताब को उठा कर देखता है, कभी उस किताब को उठा कर देखता है। नतीजा ये होता है कि वो किसी किताब को पढ़ता ही नहीं है। और फिर उसका नतीजा कब मिलता है? जब वो जाता है इम्तहान में और जब सारे पेपर्स उसके सामने होते हैं तो उसकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और कहता है कि मैं क्या लिखूं। फिर वही शुरू होता है, कभी इधर झाँको कभी इधर झाँको। और जब इम्तहान का रिज़ल्ट आता है सारे लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चे बड़ी कामयाबी और बड़े आला नंबर से पास हुए होंगे, लेकिन उनकी माँ बाप की भी बदनामी होती है, टीचर्स की भी बदनामी होती है और गाँव की भी बदनामी हो जाती है और ख़ुद की भी बदनामी हो जाती है। आप लोग को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप हजरात जो हैं मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। हाँ, अगर पढ़ाई करनी है और कुछ ज़िंदगी में करना है आपको, तो आपको मोबाइल से क्या करना होगा? दूरी अख्तियार करना होगा। जब तक आप मोबाइल से दूरी अख्तियार ना करेंगे तब तक आप अपने मकसद को पा नहीं सकेंगे। समझ में आ रहा है? तब तक आप अपने मकसद को पा नहीं सकेंगे। आपको अपने मकसद में कामयाबी पाना है तो आपको टाइम देना होगा। आप लोग APJ अब्दुल कलाम साहब, जो हिंदुस्तान के मिसाइल मैन रहे हैं, उन्हें आप जानते होंगे। उनकी ज़िंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही एक सुरूर और कैफियत भरा उनकी ज़िंदगी है। आखिर वो इतने बड़े डॉक्टर कैसे बने? कोई बता सकता है हमें? आखिर वो इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब? चलिए मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर
अब्दुल कलाम साहब से एक तालिबी इल्म ने सवाल किया था कि कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी हम कैसे हासिल करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं कामयाबी। मानो कि हमें इंजीनियर बनना है, या फिर हमें एयर फोर्स बनना है, या फिर हमें आर्मी चीफ बनना है, तो हम कैसे कामयाबी पा सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था, कामयाबी के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कामयाबी के लिए 4 चीज़ों का बहुत होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि अपने जहन में एक अजीम मकसद लेकर के चलो, अपने जहन में एक बड़ा मकसद लेकर के चलो। समझ में आ रहा है कि हमें ये चीज़ बनना है। दूसरी बात कि जिस मकसद को आपने सोचा है, जिस मकसद को आपने दिमाग में सोचा है, उसके लिए जितना हो सके इल्म हासिल करो, जितना हो सके इल्म हासिल करो। तीसरी बात ये कि कभी ये ना सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कभी ये ना सोचो कि हम हार जाएंगे, कभी ये ना सोचो कि हम इस मंजिल में पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जब इल्म हासिल कर लो तो उस मकसद को पाने के लिए खूब मेहनत करो। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अपने दिल में बसा करके एक बड़ा मकसद पा सकते हैं। आज क्या होता है कि जब हमारे गांव के बच्चे जब इस लायक हो जाते हैं कि वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए आपका मकसद क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो बस वो यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें इंटर तक करना है या BA तक करना है, उसके बाद काम धाम पर निकल जाना है। नहीं, यही होता है ना। आप में से अगर मैं पूछूं कि आप लोगों में से बताइए किसका क्या क्या मकसद है, ज़रा आप हमें जवाब दें। जी फरमाएं। अच्छा, मेडिकल आपको करना है आप लोग में से? माशाल्लाह, वेरी गुड, प्लीज़ सिट। और कोई? और कोई? देखें, तो जब एक बड़ा मकसद आपके जहन में होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो मेहनत होगी उसी तरीके पर करनी होगी, और बड़ा मकसद पाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो हम कहाँ थे, हम ये कह रहे थे कि जब हमारे गांव में बच्चे पढ़ते हैं, इंटर किया, BA किया, B.Ed भी नहीं करते तो डायरेक्ट काम धाम पर निकल जाते हैं। नहीं, आपको जो है एक बड़ा मकसद लेकर के चलना है। आपको ये मकसद लेकर के चलना है कि हम गांव से हैं लेकिन हम अपने गांव को बदलना है। हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। एक मरतबा क्या हुआ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जब वो क्लास में आते हैं तो होता यह है कि क्लास में कुछ मालदार के भी बच्चे रहते हैं, कुछ गरीब तबक़े के भी बच्चे रहते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ये गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पास वसाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, ये अखबार बेच करके अपना ख़र्च पूरा करते थे। और इनके ख़ानदान में 10 भाई बहन थे। लोग समझ सकते हैं डॉक्टर साहब के ऊपर कितना ज़ोर होगा, कितना बोझ होगा। वो आए क्लास में और एक जो मालदार शख्स का बेटा था उसके साथ बैठ गए टीचर आए, आकर के उन्हें थप्पड़ जड़ा और कहा कि तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो, तुम तो गरीब हो, तुम पीछे बैठो। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस वक्त अपने जहन में ये ख्याल बनाया था और ये कहा था, और उनका ये तारीख़ी बात है, उन्होंने कहा था कि बेहतरीन दिमाग पीछे के बेंच पर बैठ कर के भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। और उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। जब वो वहाँ से पढ़ कर के निकले डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, और हमेशा ये कहते थे कि छोटी सोच सोचना ये जुर्म है, ये गुनाह है। कुछ सोचना है तो बड़ी सोच सोचो, दुनिया को बदलने के लिए सोचो। लेकिन हम क्या है, जब हम दुनिया में आए तो दुनिया की रंगीनियों में हम घुल गए और दुनिया ही हमें बदल रही है। नहीं, आप दुनिया को बदल सकते हैं। आप एग्ज़ाम में, इम्तहान में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप झारखंड लेवल पर आप फर्स्ट आ सकते हैं। बस आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है। आप क्या होता है, इम्तहान का मौका आता है, आप ये सोचते हैं कैसे होगा, हम कैसे इम्तहान दे सकेंगे, नहीं हो पाएगा। चलो कोई बच्चे तो ये सोचते हैं चलो हम 3rd लेवल पर आ जाएं, ऐसा होता है ना। कुछ तो ये सोचते हैं कि चलो हम 2nd लेवल पर आ जाएं, और कुछ सोचते हैं कि चलो हम पास हो जाए, जैसे तैसे वही चलेगा। नहीं, आपको एक अजीम मकसद लेकर के चलना है। और वो अजीम मकसद क्या है कि हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है, हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है। एक अजीम मकसद लेकर के चलिए, एक बड़ा मकसद लेकर के चलिए, ये लेकर के चलिए हमें दुनिया को बदलना है, हमें गांव को बदलना है, हमें कुछ करके दिखाना है। जब आप ये अजीम मकसद लेकर के चलेंगे और सख्त मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़े बड़ों का सर आपके कदमों में झुका हुआ रहेगा और पूरी दुनिया आपको सलाम करती हुई नज़र आएगी। अच्छा, डॉक्टर साहब इतने बड़े आदमी कैसे बने? तो जब वहाँ से उनको इस तरह किया गया क्लास में, तो जाहिर सी बात है किसी की भी दिल आज़ारी होगी, दिल दुखेगा। तो
انہیں پتہ چلا کہ کوئی ایک ٹیچر ہیں جو یہاں سے بہت دور ہیں اور وہ مفت تعلیم دیتے ہیں، فری پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا ایک شرط ہے، فری پڑھانے کی شرط یہ ہے کہ انہی بچوں کو وہ فری پڑھاتے ہیں جو 4 بجے بھور میں ان کے دروازے تک پہنچ جائے صبح صبح اٹھ کر کے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب کو معلوم چلا تو وہ صبح صبح جاتے تھے اور پڑھ کر کے آتے تھے، اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے صاحب کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت تک رات میں پڑھتا تھا جب تک کہ لالٹین کا تیل نہیں ختم ہو جاتا تھا۔ تو ایک عظیم مقصد پانے کے لیے آپ کو عظیم اور بڑی کڑی لگن سے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یس سر۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ سن لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے 1963 عیسوی میں انڈیا کا پہلا ساؤنڈنگ راکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا۔ بہت زیادہ جد و جہد کرنے کے بعد، بہت زیادہ کڑی محنت کے بعد انہوں نے ایک راکٹ لانچ کیا تھا۔ 1969 میں انہیں اسرو کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا تھا، اور 1969 سے 1979 تک یہ ڈائریکٹر رہے اور جی جان سے کام کیا تھا۔ اچھا، ہر روز 20 گھنٹے کام کیا کرتے تھے۔ ایک بطور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے کہ ڈاکٹر جو اے پی جے صاحب ہیں، عبد الکلام صاحب، ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ حال فی الحال میں انتقال کیے ہیں، 2017 عیسوی کا شاید واقعہ ہے، ان کا موت ہوا تھا۔ ان کے کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی، انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ اب سنیں ذرا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور ذرا سنیں۔ کوئی آدمی اگر محنت کرنے لگتا ہے اور کوئی کامیابی پانے کی اس میں چھمتا ہوتی ہے اور لگن ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے تو وہ بڑی سی بڑی چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا رشتہ بھی لگ گیا تھا، شادی کی بھی تاریخ بھی مقرر ہو گئی تھی، لیکن میں جو کام کر رہا تھا، جو یہ میزائل بنا رہے تھے، اس میں اتنا انہماک سے کام کر رہے تھے، اتنا غور و فکر سے کام کر رہے تھے کہ ادھر مہمان آئے ہوئے تھے شادی وادی کا، اور انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ آج میری شادی ہونی ہے، اور شادی میں نہیں پہنچ پائے، نہیں ہوئی ان کی شادی۔ تو یہ تھے ڈاکٹر صاحب۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پریرت ملتا ہے کہ ایک عظیم مقصد جب دل اور دماغ میں گھر جاتا ہے، ایک عظیم مقصد کی طرف جب ہم بڑھنے لگتے ہیں تو ساری چیزوں کا خیال ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی نہیں شادی کیجیے گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیجیے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ شادی کرتے اور ان کے بال بچے ہوتے تو انہی کی طرح آج ان کے بال بچے بھی دیش کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ 1981 عیسوی میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو پدما بھوشن ایوارڈ جو دیا جاتا ہے، نوبل پرائز ہے، اس سے نوازا گیا تھا ڈاکٹر صاحب کو۔ 1983 عیسوی میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے ترشول میزائل لانچ کیا تھا، اور 1988 عیسوی میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے پرتھوی میزائل لانچ کیا تھا۔ 1989 عیسوی میں اگنی میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا تھا آپ نے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے ہندوستان جو ہے میزائل پہ دھیان دے چکی ہے، اور جو الگ الگ دیشوں میں جو ہندوستان کا نمبر ہے 4تھے نمبر پر آتا ہے میزائل کے معاملے میں۔ نہیں تو یہ تھے ڈاکٹر اے پی جے صاحب۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بڑی چیز، ایک بڑا مقصد اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، تب جا کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مانا ہو سکتا ہے آپ میں سے، کیونکہ 7-8 سبجیکٹ ہوتے ہیں، اردو، میتھمیٹکس، اور کیا ہوتا ہے، سائنس اور سوشل سائنس ETC۔ اس میں سے کچھ بچے 4-5 سبجیکٹ میں کافی مہارت رکھتے ہوں گے، 2-3 سبجیکٹ آپ کا کمزور رہتا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 2-3 سبجیکٹ کی وجہ سے آپ پریشان رہے، نہیں، ان پہ آپ فوکس کیجئے، ٹائم نکالیے، ایک شیڈول قائم کیجئے کہ ہمیں اتنا بجے سے اتنا بجے تک اس کتاب میں دھیان دینا ہے، ہمیں 1.25 گھنٹہ اس کتاب میں دھیان دینا ہے، ہمیں 1.25 گھنٹہ اس کتاب میں دھیان دینا ہے۔ جب آپ ایک ٹائم مقرر کر لیجئے گا اور جب اس کتاب کو آپ دھیان دیجئے گا تو پھر اپنا رزلٹ آپ 15 دن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، آپ کو کسی سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ایسے ہے تو ہمیں بھی اتنا دور جانا ہے، نہیں، آپ کو خود سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کتنا ہیں اور آگے چل کر کے ہمیں کہاں تک جانا ہے۔ خود سے مقابلہ کیجئے کہ ہم ایک دن میں کتنا بڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، ہم ایک دن میں کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر خود سے مقابلہ کریں گے تو خود کو بہتر بنا پائیں گے، اور اگر آپ دوسروں سے مقابلہ کریں گے
تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اتنی بری عادت ہے، یہ اتنی بری عادت ہے جو حسد اور جلن کی صورت لے لیتی ہے، اور حسد اور جلن ایسی چیز ہے جو آپ کو خود کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ Yes,